students, welcome to SCS Booster and today I am going to explain you chapter 9 of class 7 respiration in organism। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और प्लांट्स में रिस्पायरेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिस्पायरेशन है क्या। हमने देखा है हर एक एनिमल को, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है और वो फूड हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। लेकिन जब तक हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तब तक वो स्टोर्ड फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका मतलब स्टोर्ड फूड में जब रिस्पायरेशन की रिएक्शन होती है तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब अगली चीज़ आती है कि एनिमल रिस्पायर क्यों करते हैं। तो जैसा कि हम पुरानी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा सनलाइट है। मेन हमारी जो अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। सनलाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हमारे चारों तरफ हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उस तरीके से वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल में क्या होता है, वहीं पर एनिमल जो होते हैं वो हमेशा डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। एनिमल हमेशा प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, या फिर वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होगा या फिर वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना पाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड व्हेन दे ब्रेक डाउन ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फूड हमारी बॉडी में चाहे जितना ही स्टोर्ड हो लेकिन एनर्जी फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगा जब उसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। इट मीन्स एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जरूरी है। किस चीज़ की, जो न्यूट्रिशन हम अपनी बॉडी को देते हैं उसके लिए। अब यह है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। अब हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं या हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अगली चीज़ है कि रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है। नॉर्मली रिस्पायरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स, जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है, एरोबिक मीन्स एयर की प्रेजेंस में। जब फूड का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तब हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। आफ्टर ऑल अगर हम इक्वेशन की बात करें कि रिएक्शन हमारी क्या बनती है, तो फूड प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। ये रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और इसमें नॉर्मली जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है, मीन्स एरोबिकली रिस्पायरेशन होता है। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी का रिलीज होता है और इसमें फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसमें एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसकी ये इस तरीके से इक्वेशन है। नॉर्मली कभी कभी ह्यूमन बीइंग में भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है और ये नॉर्मली मसल सेल में पाया जाता है। जब हम कभी बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी मसल्स में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इससे कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी को उस समय ज़रूरत को पूरा करती है। तो इसीलिए जब हम बहुत फास्ट रनिंग करते हैं तो मसल क्रम्प होता है क्योंकि हमारी मसल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण हमें मसल क्रम्प होता है। अब अगर हम रिस्पायरेशन साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर एनिमल्स हैं जो नॉर्मली ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, रूट उसकी वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और ये फूड को सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसको एनिमल फिर से कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आफ्टर ऑल रिस्पायरेशन साइकिल चलता रहता है। अगली चीज आती है कि प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन कैसे होता है। रिस्पायरेशन प्रोसेस दो स्टेप्स में पूरा होता है। पहला होता है ब्रीदिंग। इट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला प्रोसेस जो होता है उसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दूसरा प्रोसेस होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस में फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में। ये सेल के अंदर होता है। ऑक्सीजन आर रिलीजिंग एनर्जी और इसमें
एनर्जी का रिलीज होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। ये सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। अगली चीज आती है कि ब्रीदिंग क्या होती है। तो ब्रीदिंग मीन्स होता है कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जब हम एयर को इनहेल करके अंदर ले जाते हैं तो वो ऑक्सीजन रिच होती है, उस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी अंदर लंग्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाहर निकलने वाली जो एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो हम कह सकते हैं टेकिंग in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is called exhalation. The inhalation and one exhalation constitute one breath. हम एक बार एयर को अंदर ले जाना और उसको बाहर निकालना ही ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग जो होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और थ्रू आउट लाइफ चलती है। ब्रीदिंग रेट हम कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वही हमारा ब्रीदिंग रेट होता है। फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल द ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट, नॉर्मल कंडीशन में 12 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। नॉर्मल कंडीशन मीन्स रेस्ट कंडीशन। और जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन की फुलफिल तब होगी जब हम ब्रीदिंग बहुत फास्ट करेंगे। इसीलिए जब एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग करते हैं तब हमारे ब्रीदिंग रेट जो होता है वो नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, ह्यूमन में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है? तो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो अगर हम अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखें तो हमको लगता है रिब्स ऊपर और नीचे मूव कर रही हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट कैविटी हेल्प इन सकिंग इन ऑक्सीजन एंड स्क्वीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वॉल ऑफ लंग्स। लंग्स में जो ऑक्सीजन जाती है उसको अंदर ले जाना और बाहर निकालना, ये मैकेनिज्म होती है ब्रीदिंग की, और ये लंग्स में होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम एयर को अंदर ले जाते हैं तो इसको इनहेलेशन कहते हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो उसमें 2 थिंग्स होती हैं। पहली बात तो रिब्स जो होती हैं वो ऊपर मूव कर जाती हैं एंड आउटवर्ड। रिब्स जो होती हैं ऊपर की तरफ जाती हैं और बाहर की तरफ निकलती हैं। डायफ्राम जो हमारा है, डायफ्राम हमारा डाउनवर्ड चला जाता है। तो इतना हमारी बॉडी में चेंज आता है जब हम इनहेलेशन करते हैं, और जब एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, तभी भी 2 चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं और हम उनको महसूस कर सकते हैं। रिब्स हमारी नीचे की तरफ चली जाती हैं और इनवर्ड अंदर की तरफ चली जाती हैं, और डायफ्राम हमारा क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो इसको हम नॉर्मली अपने चेस्ट के ऊपर हैंड रख के इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो यह है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन। अगली चीज़ है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे रिस्पायरेशन हमारा नोज से स्टार्ट हो जाता है। नॉस्ट्रिल, नाक में नॉस्ट्रिल जो होते हैं इनसे एयर अंदर जाती है। नेजल कैविटी से होती हुई विंड पाइप में जाती है। ब्रोंकाई जो होते हैं वो लंग्स में एयर को ले जाते हैं। तो नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, विंड पाइप, ब्रोंकी और लंग्स, ये ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, नेजल कैविटी में जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं इनसे एयर अंदर जाती है, फिर ये हमारी विंड पाइप से अंदर जाती हुई ब्रोंकाई जो ये ब्रोंकाई मार्क किया गया है, ब्रोंकाई से 2 ब्रोंकाइज होते हैं, ये ब्रोंकाई से होती हुई हमारी ये एयर लंग में आ जाती है, और इसमें लंग्स में जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से ह्यूमन में रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। अब अदर एनिमल है उनमें भी रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत तो अदर एनिमल्स को भी होती है। जैसे अब हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल, सबको पता है अमीबा। तो अमीबा में रिस्पायरेशन होता है बॉडी डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, गैसियस एक्सचेंज होता है। Lungs are also present in many other animals like cow, goat, dog, frog, lizard, snake, bird, lion and elephant. इन सारे एनिमल्स में मोस्टली लंग्स पाए जाते हैं। इन मेनी अदर ऑर्गेनिज्म द ब्रीदिंग ऑर्गन आर डिफरेंट। लेकिन कुछ हमारी सराउंडिंग में एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ब्रीदिंग के लिए लंग नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का होता है। जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच जो होता है वो ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, किसके द्वारा, उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स बने होते हैं जिन्हें हम स्पाइरकल्स बोलते हैं। तो कॉकरोच की अगर हम बॉडी को देखें तो उसकी बॉडी पे छोटे छोटे से स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्पाइरकल्स बोलते हैं। तो इन स्पाइरकल्स की मदद से वो रिस्पायर करता है, ऑक्सीजन ले जाता है। अगला आता है अर्थवर्म। नॉर्मली हमने अर्थवर्म को देखा है। अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो बड़ी ही मॉइस्ट होती है, नम सी रहती है, हल्की गीली गीली सी स्किन रहती है। अगर कभी हम उसको टच करके देखें तो मॉइस्चर सा लगता है। ये जो होता है अपनी स्किन से ही ब्रीद करता है, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपनी बॉडी से ये बाहर निकाल देता है। इसके अलावा नेक्स्ट एनिमल हमारा आता है फ्रॉग। तो जैसा कि फ्रॉग का यहाँ पे हम डायग्राम देख पा रहे हैं, फ्रॉग में नॉर्मली ब्रीद करने के लिए वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं। तो ये फ्रॉग जो होता है वो लंग से ब्रीद करता है और कुछ अमाउंट ये अपनी मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीदिंग करता है।
इसकी स्किन भी मॉइस्चर कंटेनिंग होती है, गीली इसकी भी लगती है क्योंकि वो पानी में रहता है। तो ये कुछ ऑक्सीजन जो है अपनी स्किन से भी ले लेता है। अगला एनिमल है फिशेस। तो फिशेस तो नॉर्मली वाटर में ही पाई जाती हैं, एक्वेटिक एनिमल होता है। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, केवल फिशेस के लिए ही है जिनमें ये ऑर्गन पाया जाता है, गिल्स। तो जितनी भी फिशेस हैं वो गिल्स के द्वारा ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन रिच वाटर को अपने अंदर ले जाती हैं और उनके गिल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। इनमें ये थोड़ा स्पेशल टाइप का ब्रीदिंग सिस्टम पाया जाता है गिल्स के द्वारा। इसके अलावा प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं, प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन पाया जाता है। नॉर्मली नाइट के टाइम में प्लांट्स जो है वो रिस्पायरेशन करते हैं। लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो रिस्पायर, ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में रिस्पायरेशन के टाइम एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे ही प्लांट्स में भी एनर्जी का रिलीज होता है जब इनमें रिस्पायरेशन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इनमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। नॉर्मली इनमें स्टेम में अलग ऑर्गन पाया जाता है और लीव्स में अलग ऑर्गन पाया जाता है डिफ्यूजन के लिए। तो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है, स्टेम में लेंटिकल्स के द्वारा होता है, और इसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल से इसमें रूट हेयर पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है जो कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। हर पार्ट में अलग अलग चीज़ों के द्वारा, जैसे लीव में स्टोमेटा हो गया, स्टेम में लेंटिकल हो गया और रूट। तो बच्चों इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको पढ़िए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।